हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट कॉम में। तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी के बुक 2 यानी भारत, लोक और अर्थव्यवस्था का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है प्रवास, प्रकार, कारण तथा परिणाम। इसी का आज हम लोग थ्योरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो सभी चीज को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है और इस चैप्टर में जितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, जितने सारे थ्योरी है, वो सभी थ्योरी को, सभी पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे। कोई भी थ्योरी, कोई भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, आप सबसे पहले कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे और सभी चीज को नोट करने का प्रयास करेंगे, अन्यथा आपको क्लास करने का कोई फायदा नहीं होगा, एक तरह से समय की बर्बादी होगी। ठीक है, इसलिए आप लोग नोट जरूर बनाएंगे और जो भी चीज यहाँ आपको पढ़ाई जा रही है सारा चीज को याद रखने का प्रयास करेंगे, तभी आपका क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा बोर्ड एग्जाम में। नहीं तो फिर कोई भी क्वेश्चन आपका सोल्व नहीं हो पाएगा सही ढंग से, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से आपको समझना है और मेरी बातों को आसानी से ध्यान से सुनना है। ठीक है, और ज्यादा यहाँ ऐसा कोई अवधारणा, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको समझ में ना आए। सभी चीज आपको इजी वे में हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हम लोग ये समझ लेते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर का तो मुख्य अवधारणा है, यानी मुख्य जो पॉइंट है, स्टडी पॉइंट, वो आपका है प्रवास के बारे में पढ़ेंगे। प्रवास के कारण क्या क्या है, जनगणना में प्रवास की क्या भूमिका होती है, प्रवास की धारा क्या है, प्रवास के कारण और परिणाम क्या है, इसी के बारे में हम लोग पूरा विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसी के बारे में डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, प्रवास, प्रवास के प्रकार, प्रवास के कारण, प्रवास के परिणाम, मतलब मेन जो आपका टॉपिक है वो प्रवास पर ही टिका है, यानी माइग्रेशन के बेस्ड पर ही आपका टॉपिक का सारा अवधारणा दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझ जाइए कि प्रवास क्या होता है, यानी माइग्रेशन किसको बोलते हैं। दो लाइन में अगर आप समझेंगे, यह सिंपल सी दो परिभाषा दी गई है कि पारिस्थितिकी या वातावरण के अनुसार, पारिस्थितिकी या वातावरण के अनुसार मानव एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर बस जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, प्रवास बोलते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी या वातावरण कहने का मतलब यह हुआ कि बाढ़ की स्थिति में, तूफान की स्थिति में, सुनामी की स्थिति में आदमी क्या करते हैं, मानव क्या करते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह पलायन कर जाते हैं, चल जाते हैं। ठीक है, तो वही कारण यानी वातावरणीय कारण यानी पारिस्थितिकी कारण के अनुसार वो क्या किए, एक जगह से दूसरी जगह चले गए, तो वो क्या कहलाएगा, प्रवास कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि अमेरिका से कोई व्यक्ति भारत में बस रहे हैं या फिर भारत से कोई व्यक्ति अमेरिका में जाके बस रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, प्रवास कहलाएगा। ठीक है, तो अब कारण देखते हैं। ऐसे तो आदमी जाकर के नहीं बसेंगे ना, आदमी को तो कोई शौक नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह वो पलायन कर जाएंगे या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाकर के बस जाएंगे। ठीक है, तो इसके कारण क्या क्या है हम लोग देखते हैं कि प्रवास के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला कारण क्या होगा कि रोजगार की तलाश में व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। सही बात है, लोगों को रोजगार की कमी रहती है। सॉरी, लोगों के पास इतना रोजगार नहीं होता है कि लोग सही ढंग से अपना जीवन यापन कर सके, तो लोग क्या करते हैं कि ग्रामीण, ज्यादा से नहीं, ग्रामीण बस्तियों से जो लोग होते हैं, जो आदमी होते हैं, जो रोजगार की तलाश करते हैं, वो ज्यादातर ग्रामीण बस्ती से शहर की ओर, नगर की ओर पलायन कर जाते हैं। ठीक है, तो रोजगार की तलाश में व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। ठीक है, ये पहला कारण होगा। दूसरा कारण आप ये देंगे कि सूखा, बाढ़ या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा भी प्रवास का मुख्य कारण है। इसके साथ साथ ज्वालामुखी, सुनामी, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान आदि भी मानव को प्रवास के लिए, करने के लिए मजबूर कर देता है। सही बात है, यहाँ तो आपका रोजगार जो है वो आपका एक तरह से प्रकृति के द्वारा उत्पन्न कारक नहीं है, लेकिन ये सारे कारक जो है आपका एक तरह से जो आपका प्रकृति यानी प्रतिकर्ष कारक कहलाएगा। सुनामी हो गया, बाढ़, भूकंप, ये सब कारण की वजह से आदमी को जो है मजबूरन एक जगह से दूसरे जगह जाकर के घर बनाना पड़ता है, एक जगह से दूसरे जगह जाकर के बसना पड़ता है। ये भी एक का है सबसे बड़ा प्रमुख कारण है प्रवास का, यानी माइग्रेशन का। ठीक है, थर्ड पॉइंट में आप लोग ये लिखेंगे कि पुरुष का भी प्रवास घर जमाई तथा स्त्रियों का प्रवास वैवाहिक जीवन में होता है। ठीक है, कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप जाएंगे तो प्रवास जो होता है कहीं मेघालय, तो मेघालय में क्या है कि वहां जो शादी होती है, विवाह के उपरांत जो लड़के होते हैं, जो पुरुष होते हैं, वो शादी करने के बाद स्त्रियों के घर यानी दुल्हन के घर रह जाते हैं, घर जमाई के रूप में। और ये जो है काफी ज्यादा प्रचलित मतलब प्रथा है, रीति रिवाज है वहां का। ठीक है, और स्त्रियां जनरली अगर ग्रामीण एरिया में देखी जाए तो स्त्री यानी लड़कियों की जो शादी होती है, वो शादी होने के बाद, विवाह होने के बाद वो घर से अपना जो ओरिजिनल माता पिता का जो घर है वहां से क्या कर जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं, माइग्रेशन कर जाते हैं और अपने पति के घर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये वैवाहिक वैवाहिक जीवन होने के कारण उनको प्रवास करना पड़ता है। ये तीसरा कारण है। ठीक है, ये तीसरा कारण को जो आप है, तो टोटल तीन कारण आपको बताया गया। प्रवास के अगर कारण पूछा जाएगा तो 3 पॉइंट आपको बनाना है और इस 3 पॉइंट में आपको लंबी खींच देना है पूरा पकड़ के। ठीक है, प्रवास का वैवाहिक जीवन, ठीक है, रोजगार की तलाश, प्राकृतिक आपदा, ये सब क्या प्रवास के कारण है या फिर प्रवास के कारक भी बोल सकते हैं, अवयव भी बोल सकते हैं, या फिर इसी की वजह से प्रवास करना पड़ता है। ठीक है, प्रवास क्या है, प्रवास के कारण क्या क्या है, इसको आप लोगों ने समझ लिया। अब चलिए आगे, आपका डेटा है कि 1881 ईस्वी में प्रवास
वास्तव में भारत की प्रथम संचालित जनगणना से ही दर्ज करना शुरू कर दिया गया था। यानी 1881 में जो पहली बार एक तरह से संचालित जनगणना हुई औपचारिक रूप से, तो उसी जनगणना में प्रवास के कारण सभी लोगों का नाम जो है दर्ज करना स्टार्ट कर दिया गया था। और इन आंकड़ों यानी इसी डेटा को जन्म स्थान के आधार पर तैयार किया गया था। ये जो डेटा है, प्रवास में जितने सारे डेटा है, जितने सारे आंकड़े हैं, वो सारे डेटा को, सारे आंकड़े को किसके आधार पर तैयार किया गया? जन्म स्थान के आधार पर तैयार किया गया। ठीक है। 1961 में जनगणना में पहला संशोधन हुआ। ये जो पॉइंट आपका तीर करके बताया गया है, ये पॉइंट आप हर हाल में याद रखेंगे। कब क्या जोड़ा गया? 1881 में पहली बार मतलब दर्ज किया गया स्थान, यानी जन्म स्थान के आधार पर उनका डेटा आका गया। और 1961 में क्या किया गया? जनगणना में पहला मुख्य संशोधन किया गया, जिसमें दो घटक, टू फैक्टर जोड़ दिया गया। पहला घटक है जन्म स्थान और दूसरा घटक निवास की अवधि। जन्म स्थान, निवास की अवधि अगर आपको पूछा जाए कि प्रवास यानी जनगणना में निवास की अवधि को कब जोड़ा गया, कौन सा अधिनियम में? ठीक है, 1961, 1981, सॉरी 1961, 1881 या फिर 1971, तो आपको टिक कर क्या करना है? 1961 में। ठीक है, 1961 में फिर संशोधन किया गया संविधान में, और उसमें दो कारक को जोड़ दिए गए। पहला कारक निवास का अवधि, दूसरा कारक जन्म स्थान। ठीक है। अब देखिए फिर 1971 में देखिए आइडिया आते जाता है संविधान के पास, लोग नया नया आते जाते हैं, उनके पास दिमाग होते जाता है, उसमें संशोधन करके उसमें बदलाव लाते जाते हैं। ठीक है, ताकि सुविधा हो और ज्यादा से ज्यादा डेटा के आंकड़े, डेटा जो है, आंकड़े जो है इकट्ठे किया जाए। ठीक है। तो 1971 में पिछले निवास के स्थान और गणना के स्थान पर रुकने की अवधि के अलावा सूचना को भी जोड़ दिया गया। यानी 1971 में सूचना को ऐड किया गया, 1961 में जन्म स्थान और निवास की अवधि को ऐड किया गया, और 1881 में पहली बार जनगणना शुरू हुआ था। और इसी के आधार पर, यानी जन्म स्थान के आधार पर 1881 में डेटा तैयार किया गया, आंकड़ा तैयार किया गया। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। 1961 में जन्म स्थान, निवास की अवधि जोड़ा गया, 1971 में सूचना को जोड़ा गया। फिर 1981 में क्या हुआ? 1981 में प्रवास के कारणों तथा सूचना का समावेश किया गया, जिनका क्रमिक जनगणनाओं में संशोधन हुआ। फिर 1981 में क्या किया? प्रवास के कारण को जोड़ा गया। ठीक है, अब देख रहे हैं 1971 में सूचना, फिर 1981 में प्रवास के कारण। हो सके 2011 में जनगणना हो, 2021 में जनगणना हो रहा था, नहीं हो पाया, लेकिन आगे अगर फिर और भी कुछ जोड़ा जा सकता है, क्योंकि संविधान में नए नए नेता बैठे हुए हैं, नए नए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट आती जाती रहती है। ठीक है, तो उनके मन में क्या ख्याल आते हैं, क्या बदलाव आते हैं, तो उनके अनुसार वो संविधान में चेंजिंग लाते हैं। ठीक है, 1981 में फिर प्रवास के कारण को भी जोड़ दिया गया और सूचना का समावेश उसी में कर दिया गया कि प्रवास आप कौन सा कारण से कर रहे हैं, या फिर क्या कारण पड़ी, क्या वजह पड़ी। ठीक है। अब देखिए अगला आपका पॉइंट है कि जनगणना में प्रवास पर पूछे जाने वाले निम्नलिखित सवाल। जनगणना जो होती है, सेंसस जो की जाती है, तो प्रवास पर जो सवाल होते हैं, अगर आप कहीं प्रवासी हैं तो आप पर दो सवाल, तीन सवाल किया जाएगा। पहला सवाल यह है कि क्या व्यक्ति इस गांव या शहर में कहीं और से आया है? यदि हाँ, तब निवासी के पूर्व स्थान के स्तर पर ग्रामीण या नगरीय, जिला, प्रांत तथा देश का नाम बताइए। यानी पहला सवाल यह पूछा जाता है सॉरी, कि आप जो यहाँ आए हैं, ये क्षेत्र में, ये प्रदेश में, ये जिला में, ये गांव में जो निवास कर रहे हैं, क्या आपकी पैदाइश यही हुई है या फिर आप कहीं और से आए हैं? अगर हाँ, यदि हाँ, अगर आप कहीं और से आए हैं तो आप अपना पूरा डेटा दीजिए, कहाँ आप से आए हैं, पूर्व स्थान, यानी पहले जो आए हैं उस जिले का नाम क्या है, कौन सा प्रांत से, कौन सा देश से आए हैं, उसका नाम बताइए। दूसरा सवाल ये रहेगा कि क्या व्यक्ति इस गांव या अथवा शहर में पैदा हुए हैं? यदि नहीं, तब जन्म स्थान, जिला, राज्य, देश, ये बाहर है तो बाहर का देश का नाम बताइए। ठीक है, अगर इस जगह में पैदा नहीं हुए। तीसरा सवाल ये होगा कि प्रवास के कारण तथा निवासी की अवधि पूछी जाती है। यानी ये सब जो आपका प्रवासी व्यक्ति से पूछा जाने वाला सवाल है, यानी जनगणना में प्रवास पर पूछे जाने वाले सवाल है। ठीक है, अगर आप प्रवास नहीं किए हैं जनगणना में तो आपसे ये सब सवाल नहीं होगा। आपके जो जनगणना होगा तो आपसे ये सब सवाल नहीं किया जाएगा। अगर आप प्रवासी हैं तब आपसे तीन सवाल किया जाएगा। पहला सवाल ये कि आपके यहीं नहीं, यहाँ के अगर नहीं है, अगर किसी और जगह के हैं, कहीं और किसे आए हैं, तो बताइए आपका जगह, पूरा जगह का नाम क्या है, कहाँ से आए हैं, क्या दिए हैं, उसका डेटा दीजिए। क्या इस मतलब शहर में पैदा हुए हैं या नहीं हुए? अगर नहीं हुए हैं तो बताइए कि उस मतलब जहाँ पैदा हुए हैं तो उसका जन्म स्थल क्या है, जिला क्या है, राज्य, देश क्या नाम है, वो चीज बताइए। ठीक है, तीसरा कारण ये होगा कि क्यों आपको जरूरत पड़ी। आप अगर यहाँ पैदा नहीं हुए हैं, यहाँ कहीं और से आए हैं, ठीक है, यहाँ यहाँ भी हाँ किया, यहाँ और से कहीं और से आए हैं, आपकी पैदाइश भी यहाँ नहीं हुई, तो ये कौन सा कारण था जो आप प्रवास के कारण यहाँ आ गए, प्रवास करके यहाँ आ गए। ठीक है, तो ये कारण आपसे पूछा जाएगा। ये कारण आपसे पूछेगा प्रवास के कारण तथा निवासी की अवधि, कब यहाँ आए हैं और कितना साल रहे हैं, ये चीज आपको देना पड़ेगा जनगणना में। ठीक है, अब चलिए अगला आपका मेन टॉपिक आता है कि भारत की जनगणना में प्रवास की गणना दो आधारों पर की जाती है। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि भारत की जनगणना, प्रवास की गणना दो आधारों पर की जाती है। पहला जो है जन्म स्थान, यदि जन्म स्थान, गणना किस स्थान से अलग है, जन्म स्थान मतलब गणना जो है, जन्म स्थान जो है
पहले मतलब यही एक तरह से जहाँ जनगणना की जा रही है वही जन्म स्थान है, या फिर ये नहीं है कोई दूसरा जन्म स्थान आपका है, तो वो चीज आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा है निवास स्थान। यदि निवास का पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न है, अलग है, और इसे निवास के पिछले स्थान के प्रवास के रूप में माना जाता है, ठीक है, तो ये चीज आपको दर्ज करना पड़ेगा। तो भारत की जनगणना में प्रवास की दो गणना जो होती है दो आधारों पर की जाती है, जन्म स्थान और निवास स्थान। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। अब देखिए अगला पॉइंट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश के 121 करोड़ लोगों में 45.6 करोड़ जो है यानी 37% ऐसे प्रवासियों की संख्या थी जो निवास के पिछले स्थान के संदर्भ में थे। यानी जहां जनगणना हुआ 45.6% जो करोड़ जनगणना हुई, यानी सॉरी 45.6 करोड़ यानी 37% जो जनगणना रही भारत की, तो वो निवास के पिछले स्थान से थे। ठीक है, या जहां वो निवास कर रहे थे, जहां उसकी जनगणना की गई, तो वहां उसका रियलिटी में घर नहीं था, कहीं और से आकर के ये लोग बसे थे। ठीक है, टोटल 45.6 करोड़ ये आपका डेटा है। ठीक है, अगला आपका डेटा क्या कह रहा है कि प्रवास की धारा। ठीक है, प्रवास की धारा के बारे में आपको चार धारा पढ़ना है। प्रवास की धारा का मतलब ये हुआ स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि लोग तो प्रवास करते हैं, लोग एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, लेकिन किधर से किधर जा रहे हैं, कौन सा डायरेक्शन से कौन सा डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं, मतलब ग्रामीण से नगर की ओर जा रहे हैं, या फिर नगर से ग्रामीण की ओर जा रहे हैं, या फिर ग्राम से ग्रामीण की ओर जा रहे हैं, या फिर नगर से नगर की ओर जा रहे हैं, ये आपका होगा स्ट्रीम। यानी स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, धारा, यानी एक तरह से लाइन, किधर से किधर जा रहा है। ठीक है, तो प्रवास के आंतरिक प्रवास की धारा जो होती है, आंतरिक प्रवास यानी देश के भीतर प्रवास, और अंतरराष्ट्रीय प्रवास देश के बाहर तथा दूसरे देशों के अंदर प्रवास, ये जो है एक तरह से प्रवास की धारा से पता चलता है कि अंतरराष्ट्रीय प्रवास हो रही है या फिर एक तरह से आंतरिक प्रवास हो रही है, ये प्रवास की धारा से पता चल जाता है। अब देखिए प्रवास की टोटल चार धारा पहचान की गई है, ये चारों धारा को आपको याद रखना है। ठीक है, ग्रामीण से ग्रामीण की ओर, नगर से नगर की ओर, उसके बाद ग्रामीण से नगरीय, उसके बाद नगर से नगरीय से ग्रामीण, ये चारों धारा आप याद रखेंगे। ये आपका क्वेश्चन आएगा, इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा। बोर्ड एग्जाम आप पढ़ के जाए या नहीं जाए, लेकिन बोर्ड एग्जाम वाले पूछते हैं, आपको पूछेंगे, इसलिए आप याद रखेंगे। आंतरिक प्रवास की टोटल चार धारा होती है, ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरीय, नगरीय से ग्रामीण, ग्रामीण से ग्रामीण। ठीक है, ग्रामीण से नगरीय, नगरीय से ग्रामीण। ठीक है, ग्रामीण से ग्रामीण यानी सेम टू सेम नाम वाला मिला देना है। ठीक है, नगरीय से नगरीय सेम टू सेम दोनों नाम हो जाएगा, फिर ग्रामीण से नगरीय कर देंगे, नगरीय से ग्रामीण कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, प्रवास की धारा है। ये चारों धारा को आपको याद रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अन्य देशों से 50 लाख व्यक्तियों का प्रवास हुआ, जिनमें 88.9% पड़ोसी देशों से आए। भारत से आए तो ये मतलब 50 लाख जो प्रवासी व्यक्ति आए, तो पाकिस्तान, चाहे उसके बाद बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ठीक है, तो ये सबसे अफगानिस्तान, ये सबसे आए थे, जिसे जिसमें नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश प्रमुख है। नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश क्या है, प्रमुख है, क्योंकि नेपाल इतना मतलब अमीर नहीं है, पाकिस्तान भी इतना अमीर नहीं है, बांग्लादेश भी इतना अमीर नहीं है, तो ये लोग क्या है, लोगों को सुविधा वहां कम मिलती है, तो वो लोग क्या कर जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं बाहर, मतलब भारत की ओर आ गए थे। 50 लाख जनसंख्या। ठीक है, ये 50 लाख जनसंख्या जो आकी गई 2011 में, अभी तो और भी बढ़ गया होगा। ठीक है, अब देखिए यूपी तथा बिहार राज्य ऐसे हैं जहां उत्प्रवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है। यूपी और बिहार की अगर बात की जाए तो उत्प्रवासी की संख्या सबसे ज्यादा है। ये दोनों स्टेट का आप नाम याद रखेंगे। महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान जैसे राज्य अन्य राज्यों से प्रवासियों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र काफी ज्यादा डेवलप है। महाराष्ट्र में मुंबई पत्तन जो है काफी ज्यादा विकसित है, मुंबई बंदरगाह काफी ज्यादा विकसित है, और प्लस वित्तीय राजधानी होने के कारण भी ये लोगों को क्या करती है, प्रवासियों को आकर्षित करती है। दिल्ली तो आपका देश का राजधानी है, दिल्ली दिलवालों का शहर है बिल्कुल, तो वो और भी आकर्षित करती है। हरियाणा भी काफी ज्यादा डेवलप है कृषि क्षेत्र में। गुजरात भी काफी ज्यादा डेवलप है आपका मार्बल के क्षेत्र में, हीरा तराशने का कार्य सूरत में किया जाता है। उत्तर प्रदेश भी काफी ज्यादा डेवलप है, तरह तरह के स्मारक हैं, तरह तरह के वहां अभी अभी जो है बॉलीवुड मूवी का मूवी भी शूट होने लगा उत्तर प्रदेश में। बिहार में भी काफी ज्यादा मतलब नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन नेचुरल जो दृश्य है, जो नजारा है, वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। राजस्थान भी काफी ज्यादा मतलब एक तरह से रेगिस्तान है, बट वहां जो लोग रहते हैं काफी ज्यादा मतलब डेवलप कर चुके हैं, जिसके कारण लोगों को, प्रवासियों को वो लोग क्या करते हैं, ये राज्य क्या करते हैं, अन्य राज्यों से प्रवासियों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, प्रवासियों में महाराष्ट्र की सूची प्रथम स्थान में है, और इसके बाद दिल्ली, गुजरात और हरियाणा आते हैं। ठीक है, प्रवासियों में महाराष्ट्र की सूची अगर पूछा जाएगा कि कौन सा देश में, सॉरी कौन सा राज्य में प्रवासियों की संख्या अधिक है, तो आपको महाराष्ट्र टिक करना है। सेकंड नंबर पे दिल्ली, गुजरात और हरियाणा आएंगे। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन, सॉरी अगला टॉपिक आपके स्क्रीन पर, कि प्रवास के कारणों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला जो कारण है, देखिए कारक होगा, या कारण बोले या कारक बोले, प्रवास के कारक बोले क अकर का र को कारक, या फिर कारण बोले, दोनों का मतलब सेम ही होता है। प्रतिकर्ष कारक यानी पुश फैक्टर, यह एक ऐसे फैक्टर हैं, ऐसे कारक हैं जो लोगों को निवास स्थान अथवा मातृभूमि छुड़वाने का कारण बन जाते हैं। प्रतिकर्ष कारक बाढ़ हो गया, भूकंप,
उसके बाद सूखा हो गया, भूकंप हो गया, तूफान हो गया, ये सब क्या है, प्रतिकर्षक कारक है। ठीक है, सिंपल सा मतलब आप ये समझ जाइए कि प्रतिकर्षक कारक जो है वो प्रकृति की तरफ से नेचुरल यानी जो आपका जो नेचर है उसकी तरफ से आता है। ठीक है, प्रतिकर्ष प्रकृति, प्रतिकर्ष प्रकृति, ठीक है, प्रतिकर्ष प्रकृति की ओर से आता है, नाम रखता है सेम लगता है ना, इसलिए आपको याद रखने में आसानी होगी। प्रतिकर्ष प्रकृति की तरफ से आता है, अपकर्ष कारक आकर्षित करता है, अपकर्ष कारक आकर्षित करता है, मतलब आकर्षित जो करता है वो कौन करता है, आकर्षित करता है प्रतिकर्ष कारक प्रकृति की तरफ से। बाढ़ भूखा बाढ़ सॉरी बाढ़ सूखा भूकंप तूफान ये सब क्या है, प्रकृति की तरफ से आने वाला है ना। उसके बाद आपका अपकर्ष कारक, ये कारक अलग अलग जगहों से लोगों को आकर्षित करता है, अर्थात अपकर्ष कारक आकर्षित करता है। जैसे अच्छी शिक्षा, ये लोगों के द्वारा जनरेट किया गया, लोगों के द्वारा उत्पादित किया गया एक फैक्टर है। ठीक है, उच्च वेतन, ये लोगों के द्वारा उत्पादित किया एक कारक है। स्वास्थ्य सुविधा, ये लोगों के द्वारा उत्पादित किया एक कारक है। तो लोग के कारण यानी अपकर्ष कारक क्या करता है, आकर्षित करता है, और प्रतिकर्ष कारक प्रकृति की तरफ से आता है। आपको बोर्ड एग्जाम में अगर पूछा जाए कि प्रवास के कारकों की व्याख्या करें या फिर प्रवास के कारण की व्याख्या करें, तो आपको कारण लिखना होगा कुछ और। ठीक है, लेकिन कारक की अगर बात की जाए तो दो कारक लिखना है, पुश फैक्टर एंड फुल फैक्टर। ठीक है, पुश फैक्टर प्रकृति की तरफ से, पुल फैक्टर आकर्षण यानी जो आपका मानव की तरफ से, मानव समूह का तरफ से क्रिएट किए जाते हैं, वो आपका आकर्षण कारक कहलाएंगे। ठीक है, तो ये क्या था, प्रवास के कारण या फिर कारक थे। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है, ये सारे पॉइंट को आप याद रखेंगे, सिंपल और आसान पॉइंट है, इसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ज्यादा टफ पॉइंट नहीं है। पॉइंट क्या कह रहा है कि भारत में 67% स्त्रियां विवाह के उपरांत अपने मायके से बाहर जाती है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, स्त्रियों के प्रवास का, परंतु मेघालय में मतलब ये स्थिति उल्टा है। यानी भारत में जो शादियां होती है ना, तो 67% स्त्रियां, बाकी जो आपका कितना 33% बचता है, तो ये स्त्रियां नहीं जाती है, होगी मतलब बड़ी बाप की बेटी सब। ठीक है, मतलब जो बड़ी बाप की एक तरह से होती है, कहने का मतलब ये, आप लोग गलत से नहीं लीजिएगा, मतलब कि जो लोग अच्छे मतलब ज्यादा ये होते हैं, पैसे वाले होते हैं, या फिर कोई मजबूरी होती है, या फिर कोई कारण होता है जिसके कारण बेटी का शादी कराने के बाद जो दामाद होते हैं, जो सन इन लॉ होते हैं, उनको घर में रख लेते हैं, तो वो लोगों को वहां प्रवास नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो इतना तो टोटल जो प्रवास करना पड़ता है स्त्रियों को, उसमें 67%, यानी भारत में 67% स्त्रियां जो है विवाह के उपरांत अपने मायके से बाहर जाती है। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में जो है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्र में स्त्रियों का जो प्रवास होता है, उसका मुख्य कारण है वो विवाह। ठीक है, यानी ग्रामीण से ग्रामीण सबसे ज्यादा अगर प्रवास होता है तो वो स्त्रियों का होता है, ग्रामीण से नगर यानी ये आपका जो प्रवास का धारा है, इसमें अगर सबसे ज्यादा प्रवास होता है वो तो पुरुषों का होता है। ठीक है, स्त्रियों के प्रवास का, परंतु मेघालय में उल्टा स्थिति है। मेघालय में ऐसा स्थिति है कि अगर लड़की का शादी होगा तो लड़की जहां शादी होगा वहां नहीं जाएगी, मतलब जो आपका लड़का जो शादी किया उससे उसके घर नहीं जाएगा, वही लड़का जो है वही उनके साथ रहता है घर जमाई बन के। ठीक है, वहां स्त्रियां शादी के बाद मायके घर से बाहर नहीं जाती, बल्कि पुरुष घर जमाई बन जाता है। ठीक है, इन विवाहों की तुलना में देश में पुरुष प्रवास केवल 40% है। कितना, 4%। इन विवाहों की तुलना में, इन शादियों की तुलना में देश में जो आपका पुरुष का प्रवास है केवल टोटल 4% है। ठीक है, अब देखिए प्रवास के परिणाम, क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, रिजल्ट क्या क्या आ सकते हैं, क्या क्या परिणाम है। सबसे पहला सामाजिक परिणाम। सामाजिक परिणाम करने का मतलब ये हुआ कि प्रवास से समाज में अलग अलग संस्कृतियों का मिश्रण होता है, अंतर मिश्रण होता है। अब कोई बाबू सेठ चले गया अमेरिका घूमने के लिए, वहां का जीन्स पैंट कटा फटा पैंट पहन के देख लिया, वहां लोगों को वो भी पहनने लगा। अब वो फिर वहां अमेरिका से जब भारत आएंगे, जो गाँव आएंगे, यहाँ भी वो पहनने लगे। अब वहां क्या हो रहा है कि संस्कृति का मिश्रण हो रहा है। ये कल्चर कहाँ का था, अमेरिका का था, फटा पैंट कटा पैंट पहनने का, लेकिन वो फिर कहाँ लेके आ गए ये कल्चर को, अपना गांव में, अपना देश में, अपना भारत इंडिया में लेके आ गए। तो यहाँ क्या हो रहा है कि एक देश की संस्कृति दूसरे देश में जा रही है, तो यहाँ दो का जो संस्कृति जो क्या हो रहा है, अंतर मिश्रण होता है। ठीक है, प्रवासी समाज में परिवर्तन ला देते हैं। ठीक है, नया प्रौद्योगिकी, परिवार योजना, शिक्षा, विचार आदि का वितरण शहर से ग्रामीण यानी गांव की ओर प्रवासी द्वारा होता है। ठीक है, दूसरा परिणाम है आर्थिक परिणाम। ठीक है, यानी उद्यम प्रदेश यानी जन्म स्थान वाले प्रदेश के लिए मुख्य लाभ के रूप में प्रवासी हुंडी भेजते हैं, और प्रवासी के घर वाले इस हुंडी के प्रयोग भोजन वस्त्र यानी शिक्षा के लिए होता है। सिंपल सी बात है, ग्रामीण क्षेत्र से जो भी बिलोंग करते होंगे तो आपको पता होगा कि ग्रामीण क्षेत्र से जो भी पुरुष हैं वो जाते हैं कमाने के लिए, और कमा करके फिर अपना फैमिली को पैसा भेजते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वही क्या कहलाता है, हुंडी कहलाता है। तो वो आर्थिक मदद मिलता है कि नहीं, तो प्रवास का ये भी एक परिणाम है। प्रवास नहीं करेंगे तो आपको आर्थिक मदद नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि जनांकीय परिणाम। ठीक है, तो प्रवास के कारण देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है, इससे नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या बढ़ जाती है। जनांकीय परिणाम यानी कहने का मतलब ये हुआ कि नगर में जनसंख्या घनत्व बढ़ जाता है प्रवास के कारण। ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्र में प्रवास का जो आपका जनसंख्या घनत्व वो घट जाता है। चौथा पॉइंट है पर्यावरणीय परिणाम।
ग्रामीण से नगर की क्षेत्र की ओर प्रवास के कारण नगर में प्रदूषण, भौमजल स्तर का अवक्षय इत्यादि सभी क्या है, समस्या है, यानी पर्यावरणीय समस्या है। प्रवास अगर ज्यादा होगा, ज्यादा लोग अगर नगर की ओर जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का जनसंख्या घनत्व तो बढ़ जाएगी, जिसके कारण तरह तरह के प्रदूषण फैलेंगे। ज्यादा तरह के मतलब ज्यादा अगर लोग जाएंगे तो ज्यादा रोजगार करेंगे, ज्यादा काम धाम करेगा, ज्यादा प्रदूषण होगा, क्योंकि उद्योग वगैरह अच्छा चलेंगे। ठीक है, तो ये सब क्या पर्यावरणीय परिणाम है। ठीक है, तो टोटल चार परिणाम है। ये चारों परिणाम को आप याद रखेंगे, आपके दिमाग में इससे भी बेस्ट आ सकता है। इसलिए आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। और रट करके आपको कितना चीज याद रखिएगा, रटने वाली बात नहीं है, आप समझेंगे और इससे बहुत अच्छा पॉइंट आप लोग खींच सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में आपको पॉइंट बना के लिखना है। ठीक है, तो आपका देखिए अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पर है कि प्रवास स्त्रियों के जीवन स्तर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर बाह्य प्रवास कर जाती है, अपनी पत्नी, अपनी बहन, अपनी माँ को छोड़ करके बाह्य प्रवास कर जाते हैं, जिस कारण स्त्रियों पर मानसिक और शारीरिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में देखे जाए तो इस जो पुरुष होते हैं वो अपना घर को छोड़ के चले जाते हैं, जो भी उनका माँ बहन, उनका बीवी रहती है, उनकी पत्नी वाइफ रहती है, तो वो क्या होते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित हो जाते हैं कि क्या होगा जो घर के जो पुरुष अगर घर से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर सेकंड था, प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम। तो आपका चैप्टर सेकंड जो है पूरा थ्योरी कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, पूरा थ्योरी कंप्लीट हो गया। तो आपका जो अगला वीडियो आएगा वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, क्योंकि चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो को जो अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में जम करके शेयर कर देंगे। ठीक है, 1 मिनट आपको जो भागना नहीं है। अब देखिए कि एक इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। देखिए, प्रवास के परिणाम, आर्थिक परिणाम, जनांकीय परिणाम, पर्यावरणीय परिणाम और सामाजिक परिणाम। ठीक है, ये आपका प्रवास का परिणाम था। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि प्रवास के कारक, अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि आंतरिक प्रवास की चार धारा, ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरीय, नगरीय से ग्रामीण, नगरीय से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरीय। ठीक है, यानी नगर से नगर, ग्रामीण से ग्रामीण, नगरीय से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरीय, चारों आपको याद रखना है। ठीक है, प्रवास की धाराएं। और भारत जनगणना में प्रवास की दो आधारों पर की जाती है, यानी भारत की जनगणना, प्रवास की गणना दो आधारों पर की जाती है, जन्म स्थान और निवास स्थान। जनगणना पर टोटल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 सवाल पूछे जाएंगे। आप यहाँ के हैं या फिर आप यहाँ के हैं, तो कि मतलब आप यहाँ के हैं या फिर आपका पैदाइश कहाँ हुआ, आप यहाँ के हैं या और आप यहाँ कितना दिन से रह रहे हैं। ठीक है, मतलब निवास की अवधि पूछी जाएगी। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि प्रवास के निम्नलिखित कारण होते हैं। ठीक है, कारण देखिए ये आपका कारण था, प्रवास के कारण आप लोग ये लोग बताइएगा। ठीक है, ये कारण है, ये आप जाओ है, ये जो यहाँ आप लोग पढ़े ये प्रवास के कारण पढ़े। ठीक है, और ये जो है बाबू लोग प्लीज यहाँ मिस्टेक हुआ थोड़ा सा, ये आपका प्रवास के पर यहाँ जो है प्रवास का कारक है, ये क्या है, कारण नहीं है, ये कारक है। ठीक है, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक, कारक और कारण में थोड़ा सा अंतर है, डिफेंस है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पता चला वहां कारण पूछा और कारक लिख के आ गए, कारक पूछा तो कारण लिख के आ गए। ठीक है, इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन ध्यान से देखना। प्रवास क्या है इसको हम लोगों ने अच्छे तरह से रेड किया। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं इसी तरह से बने रहेंगे। और लास्ट में एक बार फिर बता देता हूँ, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, एप्लीकेशन को ऐप में सारा पीडीएफ आपको मिलेगा। ये जो आप नोट देखिए अभी आपको जो पीडीएफ पढ़ाए हम, तो ये पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। इसलिए प्ले स्टोर में जाकर के सर्च करेंगे तनु क्लासेस, जो चैनल का लोगो हो वही लोगो आपका एप्लीकेशन का रहेगा, वहां से आप लोग आराम से डाउनलोड करेंगे। जो भी पीडीएफ नोट्स वगैरह है, जो भी सब्जेक्ट है, सारा चीज आपको मिल जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस सब्जेक्ट थ्योरी यानी नोट प्लस प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होता है, परीक्षा सीट, सारा चीज आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।